187 है ना, 187 मोटे मोटे तौर पर देखो तो चार प्रमुख बातें बातचीत करती है 187। किसके संबंध में चार प्रमुख बातें करती हैं? पहली बातचीत जो है आपका पीआर के संबंध में करती है, पुलिस रिमांड। दूसरी बातचीत हम पढ़ेंगे जुडिशियल रिमांड के संबंध में। तीसरी जो बातचीत है यहाँ पर चूक जमानत, जिसको जो है तो बोलते हैं डिफॉल्ट बेल, क्या होती है पढ़ेंगे। और चौथी बेसिकली जो है तो समन मामलों में अन्वेषण रोकना। तो समन मामलों में इन्वेस्टिगेशन रोकने की प्रक्रिया जो है, प्रोसीजर है, इन चार चीजों के बारे में आपकी ये सेक्शन बातचीत करती है। सबसे पहले हम देखते हैं पीआर, पुलिस रिमांड, है ना। तो देखो हमने इसके पहले एक सेक्शन देखा था 58 जो है मिनिमम ड्यूरेशन होती है किसी भी मामले में इन्वेस्टिगेशन की, कितनी 24 आवर, 24 घंटा। 58 में मिनिमम ड्यूरेशन बताई गई कितना, 24 आवर, 24 घंटा। तो 24 घंटे में किसी भी मामले में कोई भी पुलिस वाला किसी भी व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है, उसको डिटेन करके रख सकता है। और यदि पुलिस वाले को लगता है कि 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और ये जो गिरफ्तार व्यक्ति है इसकी आवश्यकता मुझे अभी और दिन है, तो वो उस गिरफ्तार व्यक्ति को जो उस मामले में केस डायरी है उसके साथ, और तीसरा अभी 2014 के जो जजमेंट है, बहुत सारे पहले भी जजमेंट है, लेकिन जुडिशियल रिफॉर्म में 2017 का लास्ट जजमेंट डीके वसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस में बोला गया कि जितनी बार भी पुलिस वाले मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे पुलिस रिमांड मांगने, हर बार वो तीन चीजों के साथ जाएंगे। कितनी चीजों के साथ? तीन चीजों के साथ। पहला, उस जो व्यक्ति जिसके लिए जुडिशियल रिमांड मांगने जा रहा है उसको लेके जाएंगे, उस मामले की केस डायरी लेके जाएंगे और उसका मेडिकल रिपोर्ट लेके जाएंगे। मेडिकल रिपोर्ट, ठीक है ना। मेडिकल रिपोर्ट इसलिए कि साहब ये देखो पिछली बार भी यह साबुत था, यानी कि इसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई, और इस बार की मेडिकल रिपोर्ट में भी देख लीजिए कुछ भी इसके साथ हमने मारपीट नहीं की है। तो तीन चीजों के साथ जो है यहाँ पर पुलिस वाले कह सकते हैं कि पीआर मांगने मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 24 घंटे में अन्वेषण नहीं होता है और यहाँ पे पुलिस वालों के पास पुख्ता सबूत है, सूचना का आधार है कि इस मामले में यदि 10 दिन 15 दिन और इस अभियुक्त को अपने कस्टडी में, इस गिरफ्तार व्यक्ति को रखें, तो इससे हम इसके हलक में हाथ डाल करके सब निकलवा सकते हैं, पूरी जानकारी निकलवा सकते हैं। और उसके लिए वो बंदा कहाँ चाहिए? पुलिस रिमांड में चाहिए, थाने में, पुलिस वालों के पास। पीआर में होता क्या है कि बेसिकली जो गिरफ्तार व्यक्ति होता है वो थाने में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? थाने में, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो कुल मिलाकर के कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है, पुलिस अभिरक्षा में है और 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है धारा 58 के तहत, और पुलिस वालों को लगता है कि इस मामले में मजबूत आधार है, तो फिर कौन पीआर मांगने जाएगा? अब यहाँ पे कौन पुलिस ऑफिसर पीआर मांगेगा? तो कोई भी एसआई या उसके ऊपर का पुलिस अधिकारी, ठीक है ना, एसआई या ऊपर का पुलिस ऑफिसर, ये ध्यान रखना। एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर या उसके ऊपर का पुलिस ऑफिसर, ठीक है। ये यहां पर निकटतम मजिस्ट्रेट, अब यहां पे ध्यान रखना अगली चीज कि निकटतम क्या संज्ञान के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट के पास जाएगा? तो ये कहता नहीं, कोई भी नीरस मजिस्ट्रेट है, पास में कोई भी मजिस्ट्रेट है, फिर चाहे उसको संज्ञान की अधिकारिता हो कि नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निकटतम मजिस्ट्रेट के पास आप जाइए और निकटतम मजिस्ट्रेट के पास जा करके आप पुलिस रिमांड यहां पर मांग सकते हो, ठीक है ना। निकटतम मजिस्ट्रेट के पास चाहिए और 15 दिन का 15 डेज, ठीक है ना, 15 डेज 15 दिन का कुल मिला करके। अब यहां पे समझिएगा कुल मिला करके 15 दिन होना चाहिए, 15 दिन कुल मिला करके। तो 15 दिन में वो जो 24 घंटे हैं वो भी गिने जाएंगे। तो इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत फेमस केस है, केस का नाम है अनूप जे
कुलकर्णी वर्सेस अनूप जे कुलकर्णी वर्सेस सीबीआई 1992 सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइडेड केस है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 15 दिन की जो ड्यूरेशन है उसमें जो 24 घंटा मतलब एक दिन, 24 घंटा मतलब एक दिन, तो वो भी उसमें इंक्लूड की जाएगी। मतलब उसको आप ऐसे नहीं कि वो 24 घंटा अलग कर दिया अब अगले दिन से 15 दिन की गिनो, नहीं, 24 घंटा हो, एक दिन हो गया भाई, तुमने 24 घंटा रख लिया, एक दिन हो गया, अब बचा 14 डेज, ठीक है ना, तो बचा 14 डेज आपको मिलेगा। अब वो 14 डेज इकट्ठा नहीं मिलेगा, पुलिस यहाँ पे मजिस्ट्रेट कहेगा ले जा 5 दिन के लिए, फिर अगली बार आए साहब और रख ले 5 दिन के लिए, चल 5 दिन और रख ले, फिर और आए अगली बार आए तो 5, पहले एक दिन हो गया, 5 5 11 दिन हो गए, अब बचा 4 दिन, तो बचा 4 दिन और रख ले चल, तो 15 दिन, तो कुल मिला के 15 दिन। और इस केस में ये भी कहा गया था कि पीआर जो है, जो रिमांड है, पुलिस रिमांड है, वो इनिशियल शुरुआती 15 दिन में ही मांगा जाएगा। अब मान लो किसी मामले में पुलिस वाले ने शुरुआती 15 दिन में पुलिस रिमांड नहीं मांगा 15 दिन का, तो फिर मतलब 4 दिन का ही मांगा, 5 दिन का मांगा, तो बाद में आगे फिर वो नहीं मांग सकता, यानी कि 15 दिन का पुलिस रिमांड केवल शुरुआती 15 दिन में दिया जाएगा। इस चीज को लेकर के थोड़ा सा सरकार इसके विरुद्ध में थी और सरकार ने कई बार चाहा, खासकर क्योंकि सरकार की यहाँ पे मंशा रहती है ना कि ईडी वगैरह उसको मिल जाए थोड़ा सा भरपूर काम करने के लिए, और ईडी को पावरफुल बनाना है, सीबीआई को पावरफुल बनाना है। तो इसमें बहुत फेमस केस है, केस का नाम है वी सेंथल बालाजी, बी सेंथल बालाजी वर्सेस ईडी, ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट 2019। अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये केस था, ठीक है ना, जिसमें तो पहली 2 चीजें इसमें डिस्कशन हुआ। पहला डिस्कशन ये हुआ, ईडी ने मांगा कि साहब हमें पुलिस रिमांड चाहिए, और बी सेंथल बालाजी बेसिकली इनके ऊपर करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज था। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, जब अवैध तरीके से पैसे का लेन देन किया जाता है तो वह मनी लॉन्ड्रिंग का, तमिलनाडु के ये मंत्री थे, इनके ऊपर वी सेंथल बालाजी मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगा, और ईडी चाहती थी इनको गिरफ्तार करके रखें, पुलिस रिमांड में रखें। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि कह सकते हो कि वो जो 15 डेज की समयावधि हो चुकी थी पहली गिरफ्तारी से, तो दिक्कत थी। तो फिर यहाँ पर चूंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, पहली बात तो ईडी भी जो है तो मांग सकती है पुलिस रिमांड, वो इस पर्टिकुलर धारा के तहत ये चीज कहा, और दूसरी कि अब विधायिका को इस पर विचार करना चाहिए कि ये जो 15 दिन केवल इनिशियल 15 दिन मांगोगे, कोई सर्कमस्टांसेस आ गई, पुलिस वाले नहीं मांग पाए, तो उनको थोड़ा सा समय मिलना चाहिए, समय उनको मिलना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब आपकी नई सीआरपीसी या बीएनएसएस का जब ड्राफ्ट बन रहा था, तो वहां पर ये चीज रखी गई और फिर डिसाइड हुआ कि 15 दिन की जो अवधि है, 15 डेज की जो ड्यूरेशन है, तो वो 40 और 90 दिन। तो यदि मामला 10 वर्ष 10 ईयर या कम का है, ठीक है ना, 10 ईयर या कम का है, तो वहां पर 14 डेज के अंदर, कितने डेज के अंदर, 14 डेज के अंदर 15 दिन की अवधि आप मांग सकते हो। और 10 ईयर या मतलब 10 ईयर 10 साल से अधिक का है, ठीक है ना, अधिक का है, मोर देन 10 ईयर, वहां पे देखोगे तो वहां पे कहता है कुल मिला के 90 दिन, यदि आज 10 वर्ष की अधिक अवधि, अधिक मतलब कि 10 साल, तो 10 साल तक है, इसको आप ऐसे लिख देना 10 साल तक और 10 साल से अधिक, 10 साल से 10 ईयर से अधिक, ठीक है ना। तो वहां पे क्या कहता है आपका 16 डेज, तो 60 दिन की ड्यूरेशन के अंदर जो है तो आप पुलिस रिमांड मांग सकते हो। ये देखा जाए नहीं, देखो वहां पे लिखा है ना 40 और 60 दिन, 40 और 60 दिन की अवधि में, 90 दिन नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना, 40। तो जहां पे देखो, जहां पर देखो जिन मामलों में जेआर जुडिशियल रिमांड दिया जा सकता है 60 दिन, वहां पर 40 दिन के अंदर पुलिस रिमांड मांगेंगे। जहां पर जेआर दिया जा सकता है 90 दिन, वहां पर 60 दिन के अंदर जो है तो क्या मांगेंगे, पुलिस रिमांड। ये थोड़ा क्लियर कर लेना, ये कंफ्यूजन मत रखना, देख लो इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ है साफ तौर पर, ठीक है ना, क्लियर कर लेना अच्छे से, एक एक लाइन को पढ़ के समझ के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर भी किसी के मन में कोई कंफ्यूजन तो पूछ लेना। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के तो यदि 10 साल तक के मामले हैं तो 40, वहां पे जुडिशियल रिमांड हम टोटल 60 दिन मांग सकते हैं, तो वहां पे 14 डेज,
और 10 साल से अधिक है तो 60 दिन के अंदर आप 15 दिन का जो है तो पुलिस रिमांड पुलिस वाले मांग सकते हैं। तो पहले जो इनिशियली 15 दिन में ही मांग सकते थे, अनूप जय कुलकर्णी फेमस केस में कहा गया, तो वी सेंथल केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा कि नहीं साहब इसको एक्सटेंड करने की जरूरत है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब उसको बोला कि यदि 10 साल तक का मामला है तो 40 दिन, 10 साल के ऊपर का मामला है तो 60 दिन के अंदर जो है आपका पुलिस रिमांड मांग सकते हैं। जनरली पुलिस रिमांड जो होता है, पीआर जो होता है, तो पुलिस रिमांड इन जनरल कौन देता है, यहां पर ध्यान रखिएगा, आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सामान्यतः कौन देता है, आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट 15 दिन तक कुल मिलाकर दे सकता है। लेकिन आपवादिक दशाओं में यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं मिल रहा है, मान लो जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं मिल रहा है और पुलिस, क्योंकि अब वही है कि संविधान में भी लिखा हुआ है कि 24 घंटे के बाद तुम तभी रखोगे जब तक मजिस्ट्रेट का आदेश हो, नहीं तो वो गिरफ्तारी क्या हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी, अवैध हो जाएगी। तो अब किसी मजिस्ट्रेट के सामने तो पेश करना पड़ेगा, और कहीं पर भी देखो संविधान में मजिस्ट्रेट लिखा है, तो फिर क्या कोई दूसरा दे सकता है? तो यहाँ पे कहता है कि कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो देखोगे ये चीज यहाँ नहीं लिखा, मैंने इकट्ठा आपको बता दिया, ये आप देखोगे नीचे अगले क्लॉज में वहां पर लिखा है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट वहां पर, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट कितने दिन का वहां पर, 7 दिन का, 7 डेज का, ठीक है ना। कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास उपधारा 6 देखोगे, आपकी जो नया बैरक है उपधारा 6 में देखो वहां पर लिखा है कि भारत सदक अधिकारी जो सब इंस्पेक्टर की वहां पर नहीं है वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट। कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी जिसको जो है तो यहाँ पर कह सकते हो कि न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति यहाँ पर दी गई है, उसके पास भेजेगा और फिर वो ठीक समझे तो कुल मिलाकर के 7, कुल मिलाकर अब देखो यहाँ भी लिख कुल मिलाकर 7 दिन, मतलब एक दिन हो गया 24 घंटे, अब बचा हुआ 6 दिन। तो यहाँ पर जो आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और वो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वो है कि जिसके पास जो है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की शक्ति हो, ठीक है ना, पावर हो, वो कितने दिन का, 7 डेज, 7 दिनों का जो है तो 7 डेज का पीआर दे सकता है। ये आपकी सेक्शन यहाँ पे कहता है, क्लियरली साफ तौर पर मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका एसआई के ऊपर का पुलिस अधिकारी निकटतम मजिस्ट्रेट, ठीक है ना, निकटतम मजिस्ट्रेट। अब निकटतम मजिस्ट्रेट मैंने बता दिया कि ये आपका जनरली जो है तो निकटतम मजिस्ट्रेट में जो है तो आपका ये 2 प्रकार के मजिस्ट्रेट है, यहाँ पर ध्यान में रखना। निकटतम मजिस्ट्रेट में ये आपका एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया और एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो जहां जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे नहीं है, आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से 7 दिन का मांग सकते हो पीआर, पुलिस रिमांड, है ना, ठीक है। अब वो ड्यूरेशन यहाँ पे मैंने सब बता दी, जो नया अमेंडमेंट था सब बता दिया। चलिए देन अगली बात चलिए कि जब कोई भी मजिस्ट्रेट पुलिस रिमांड का आदेश करेगा, तो कोई भी मजिस्ट्रेट पुलिस रिमांड का आदेश करेगा, ठीक है ना, आदेश करने पर, ठीक है ना, सीजीएम को उसकी रिपोर्ट देगा। किसको रिपोर्ट देगा? सीजीएम को रिपोर्ट करेगा। तो जैसे आदेश देगा सीजीएम को रिपोर्ट देगा, क्योंकि सीजीएम जो है जनरली क्या होता है पता है आपको? देखो किसी क्लास में सब बच्चे बैठे होते हैं, वो सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, लेकिन क्लास के एक बच्चे को जो है तो टीचर क्या बना देता है? क्लास मॉनिटर, तो सीजीएम होता है। तो फिर वही है कि बच्चे क्लास मॉनिटर, तो बेसिकली सीजीएम पढ़ा होगा, जनरली क्या होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही होता है, लेकिन उसको एडिशनली यानी कि सबका नेता बना दिया गया। हमारा मॉनिटर कौन? ये कौन बन गया? सीजीएम, तो सीजीएम बन गया, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया। तो स्वाभाविक बात है कि क्लास में कोई बच्चा कुछ भी करेगा तो पहले क्लास मॉनिटर को बताएगा, फिर क्लास मॉनिटर अपने मास्टर मतलब सेशन जज, है ना, पढ़ेंगे वो थोड़ा वहां पे, चूंकि मैंने शुरुआती धारे पढ़ाई नहीं है तो इस तरह से यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो ये आदेश करने पर सीजीएम को रिपोर्ट करेगा, तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक चीज। और लास्ट यहाँ पे ध्यान रखना कि यदि कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट मतलब सेकंड क्लास है और उसको हाई कोर्ट ने इंपावर्ड नहीं किया है, तो सरल शब्दों में समझो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास पुलिस रिमांड नहीं दे सकता है। जेएमएससी, ठीक है ना, एससी यानी सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास पुलिस रिमांड का आदेश नहीं दे सकता है इन जनरल, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको इंपावर्ड किया है, भैया तू भी दे सकता है, तो दे सकता है। यदि हाई कोर्ट ने नहीं कहा तो इस आधार पर नहीं कि मैं मजिस्ट्रेट हूं मैं भी दे सकता हूं, है ना,
मध्य प्रदेश में तो लड़ाई नहीं है एससी वाली, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो सेकंड क्लास का पद ही नहीं होता। मध्य प्रदेश में आप लोग जब जज बन जाओगे तो पहले बनोगे सिविल जज कनिष्ठ श्रेणी, है ना, और उसके बाद आपको क्रिमिनल बेंच मिल जाएगी 6-8 महीने बाद, तो सीधे आपको जेएमएफसी का चार्ज मिल जाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का चार्ज आपको मिल जाएगा। ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका ये सेक्शन किसके संबंध में बातचीत करता है, पुलिस रिमांड के संबंध में। तो हर बार ध्यान रखना, आगे बीच में कुछ धाराएं हैं, है ना, सभी बातों को मैं पढ़ लिया अच्छे से, मैंने हर चीज देख लिया है। तो हर बार जितनी बार पुलिस रिमांड मांगना है, हर बार जो है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे, जिसका पुलिस और उसको गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। ध्यान रखना, ऑडियो वीडियो माध्यम से जो है तो पुलिस रिमांड नहीं दी जाती। पुलिस रिमांड के लिए हर बार जो है तो यहाँ पे पेश करना पड़ेगा किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका सभी बातें मैंने यहाँ पे बता दिया पीआर के संबंध में, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आओ देख लो कोई चीज, ठीक, आओ सब हो गया। अब आते हैं अगली कहानी, ठीक है। और अगली कहानी, तो अगली कहानी यहां पर ध्यान में रखिएगा। जेआर के संबंध में, जुडिशियल रिमांड। जुडिशियल रिमांड, अब देखो जुडिशियल रिमांड क्या है। पुलिस वाला चाहता है कि साहब 15 दिन का तो पीआर हो गया, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि इसको हमारे कंट्रोल में ही रहना चाहिए, क्योंकि इससे हम पूछताछ कर सकेंगे। इसको साहब आप जमानत दे दोगे, बेल दे दोगे, तो ये पता नहीं, हो सकता है गायब हो जाए, फरार हो जाए, दोबारा पकड़ में नहीं आए, या इसको फिर बुलाएंगे, परेशानी होगी साहब। इन्वेस्टिगेशन में रोज जरूरत पड़ती है, रोज रोज कहाँ इसको नोटिस देंगे बुलाने भेजने के लिए, बुलावा भेजेंगे। तो हम चाह रहे हैं सर कि ठीक है, उसको मत रखिए हमारे लॉकअप में, अपने जिला जेल में रख लीजिए, लेकिन जेल में रहेगा तो जब हमारी इच्छा होगी हम जाएंगे और इससे पूछताछ कर लेंगे। तो कृपया सर आप पुलिस रिमांड के 15 दिन हो गई, तो आप हमें जुडिशियल रिमांड जेआर दे दीजिए। तो फिर यहाँ पर यदि न्यायिक मजिस्ट्रेट को, आप ध्यान रखना जुडिशियल रिमांड केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट ही देगा, ये आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी दे सकता है, लेकिन ये केवल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही देगा। तो ये हमने देख लिया कि फिर यदि कोई मामला है ना, ये अपन देख लिया 2 धाराएं, कोई मामला है 10 वर्ष या ऊपर का तो 60 दिन तक का जुडिशियल रिमांड दिया जा सकता है, और 10 वर्ष या अधिक से, मतलब मृत्यु आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक से दंडनीय अपराध है तो 90 दिन का जो है तो यहाँ पर जेआर दिया जा सकता है। तो जेआर जो है तो 60 और 90 दिन यहाँ पर दिया जा सकता है। अब देखो 60 और 90 दिन की अवधि है, और 60 और 90 दिन में कह सकते हो कि यहाँ पर जुडिशियल रिमांड भी देंगे, और साथ में 60 और 90 दिन में प्रयास करेंगे कि 60 और 90 दिन में ये भी प्रयास करेंगे कि मामले में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए। 60 दिन मतलब 2 महीने, 90 दिन मतलब 3 महीने, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए और पुलिस रिपोर्ट शामिल कहाँ हो जाए, पुलिस रिपोर्ट बन के मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो जाए, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि 60 और 90 दिन की अवधि बीत गई, 60 और 90 दिन की अवधि बीत गई, और अभी तक पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन, इनकी जो पुलिस रिपोर्ट है, पढ़ेंगे अभी आगे धाराओं में, चालान जिसको सामान्य बोलचाल बोलते हो, चालान को पेश नहीं किया है, तो फिर इसका संवैधानिक अधिकार हो जाता है किसका, गिरफ्तार व्यक्ति का, कि वह अब जमानत उसको चाहिए। आर्टिकल 21 के तहत इसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो जाता है, संवैधानिक अधिकार। तो ऐसी कंडीशन में फिर यहाँ पर बोला गया है, कई केस में बोला गया है, जैसे मोतीराम वर्सेस मोतीराम भी बताया था ना, मोतीराम वर्सेस मध्य प्रदेश राजा केस है, जिसमें कि भैया बेल इज एक्सेप्शन, सॉरी बेल इज रूल, इम्प्रिजनमेंट इज एक्सेप्शन, जमानत नियम है, कारावास अपवाद है, वो उसमें कहा गया था। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर वही है कि भैया 60-90 दिन हो गया और अभी तक अपने चालान पेश नहीं किया, तो इसको बेल दो, डिफॉल्ट। तो यहाँ पर डिफॉल्ट बेल के बारे में बातचीत करता है, चूक जमानत इसको बोला जाता है, यानी कि अनिवार्य, आवेदन करेगा तो मिलेगा। डिफॉल्ट मतलब कि बिल्कुल मजिस्ट्रेट छोड़ नहीं देगा। ध्यान रखना, यहाँ पे अब वो जमानत का आवेदन करेगा, है ना, ऐसे नहीं कि मजिस्ट्रेट बोलेगा भाई तुमको आवेदन करेगा, प्रोसेस के तहत उसको छोड़ा जाएगा। ऐसे नहीं कि मजिस्ट्रेट बोलेगा भाई ठीक है भैया पुलिस इन्होंने पेश नहीं किया है तुम जा, यदि उसने आवेदन नहीं किया तो जेल में ही रहेगा। ध्यान रखना, पक्षकार के आवेदन करेगा तो डिफॉल्ट बेल उसको मिलेगी। केवल अधिकार क्रिएट हो गया है, उसको मांगना भी पड़ेगा, अधिकार क्रिएट हो गया उसको मांगना भी पड़ेगा, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। डिफॉल्ट बेल के संबंध में केसों की भरमार है,
ठीक है ना, केसों की भरमार है। लेकिन यहाँ पर एक अभी हाल ही में 2023 का एक बहुत फेमस केस है, केस का नाम है रितु छाबरिया, लिख लो, रितु छाबरिया वर्सेस भारत संघ। डिफॉल्ट बेल में केस है रितु छाबरिया, छाबरिया है बा है, छाबरिया वर्सेस भारत संघ 2023 का ये केस है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2023 का जजमेंट है, इसमें ये कहा कि 60 और 90 दिन के अंदर यदि पुलिस वालों ने पुलिस रिपोर्ट पेश नहीं की है तो ये डिफॉल्ट बेल का अभियुक्त का अधिकार हो जाएगा। लेकिन मान लो पुलिस वालों ने यहां पे चालाकी दिखाई और पूरा इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट हुआ नहीं, और पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किए बिना ही पुलिस वालों ने इसलिए पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी ताकि उस गिरफ्तार व्यक्ति को डिफॉल्ट बेल ना मिल सके। इसलिए पुलिस वालों ने आनन फानन में इनकम्प्लीट अपूर्ण पुलिस रिपोर्ट पेश कर दी ताकि उसको डिफॉल्ट बेल ना मिल सके। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि प्रथम दृष्टिया प्रामा फेसाई ये दिख रहा है कि पुलिस वालों की पुलिस रिपोर्ट, वो जो पुलिस रिपोर्ट बनाई गई है वो इनकम्प्लीट है, अधूरी है, तो यहां पर न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति या अभियुक्त को डिफॉल्ट बेल नहीं, मतलब उसके बावजूद भी जो अभियुक्त है वो डिफॉल्ट बेल का अधिकार रखता है और न्यायालय उसको डिफॉल्ट बेल दे सकता है। तो न्यायालय को यदि लग रहा है कि पुलिस रिपोर्ट जो पेश की गई है वो इनकम्प्लीट है, लिख लो, ठीक है ना, तो यदि पुलिस रिपोर्ट अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, तो भी न्यायालय डिफॉल्ट बेल दे सकता है, चूक जमानत का आदेश दे सकता है। ये चीज यहां पर ध्यान में रखिएगा। रितु छाबरिया वर्सेस भारत संघ 2023 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड केस है, ठीक है ना, क्लियर कहानी। तो ये आपका ध्यान में रखिएगा, ये डिफॉल्ट ये खासकर आपका डिफॉल्ट बेल के संबंध में बातचीत मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहां पर भी ध्यान रखना एक चीज और, जेआर के संबंध में भी, कि कोई भी पीआर दे कि जेआर दे मजिस्ट्रेट, उसकी रिपोर्ट सीजीएम को देगा, तो दोनों जगह सीजीएम को देगा। पीआर के लिए किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को साक्षात वहां पे इमीडिएट प्रेजेंट, मतलब साक्षात पेश करना पड़ेगा, लेकिन ऑडियो वीडियो माध्यम से, है ना, ऑडियो वीडियो मतलब कि जेल में बैठा हुआ है मान लो गिरफ्तार व्यक्ति, और वहीं से उसको बिल्कुल व्हाट्सएप कॉल करते हो, व्हाट्सएप कॉल जिसमें फोटो दिखता है ना, तो व्हाट्सएप लाइव कॉल जो करते हो, जैसे आप लोग जुड़े हो, तो ऐसा कोई ऑप्शन जहां से आप लोग अभी कैमरा चालू कर लो तो आपको मैं देख पाऊंगा, मुझे आप देख पाओगे, तो इस तरीके, तो कोई भी ऑडियो वीडियो माध्यम से यहाँ पर मजिस्ट्रेट देखेगा, हाँ ये ठीक हो, मजे में हो, अच्छे मजेदारी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पुलिस वाले सेवा सहाय तो ज्यादा नहीं कर रहे हैं, और सब मस्त मजे से है भाई, खाने को मिल रहा है दोनों टाइम, शानदार बढ़िया, टीवी भी सब मिल रहा है, पेपर पर सब मिल रहा है, मजे से यहीं पढ़े हैं साहब, कोई टेंशन नहीं, आराम से दे दो साहब, 15 दिन और रह लूंगा, कोई टेंशन नहीं। आओ, तो पुलिस वाले बोल ले 15 दिन, वही खुद ही बोल रहा है, रहो रख लो 15 दिन और रख लो, ठीक है, हंसी मजाक की बातचीत है ना। हो कुछ होते हैं अपराधी जो कहते हैं साहब यहाँ तो खाने पीने को मिल रहा है, यहाँ तो खाने पीने को मिल रहा है। अभी एक वो मिर्जापुर सीरीज आई है, और वो सीरीज मतलब चूंकि उसने एक कवि दिखाया है तो आप गाली गलौज करके वो शायरी बोलता है, लेकिन उसने एक शायरी बोली, वो आके वो बहुत ही सॉलिड शायरी थी, गाली गलौज करके है, मैं गाली गलौज की नहीं सिंपल बताता हूँ, कि मतलब जो जेल में है ना, देखा जाए तो वो भी सुकून में है, मतलब जेल में कोई व्यक्ति है तो ना तो उसको टेंशन दुनिया जानी का, ना किसी का, ना बीवी के टेंशन, ना बच्चों का टेंशन, ना कोई पड़ा है जेल में, सब बाहर ही लोग देख रहे हैं। लेकिन जहां बाहर निकलेगा तो बाहर भी दुनियादारी का टेंशन उसको, कि अरे इसका ध्यान रखना, उसका ध्यान रखना, उसका ध्यान रखना, तो ये जीवन ऐसे ही है ना। तो वहां पर भी जो है, तो जेल में हो तो ज्यादा सुखी हो, जेल के बाहर ज्यादा, मतलब वो हमें गाली गलौज करके बातचीत किया कि जेल के अंदर ज्यादा सुखी हो, जेल के बाहर जाओगे ना तो जीवन और भी एक थोड़ा सिंपल बोले झंड हो जाना हो, है ना, ठीक है ना, एक थोड़ा सा हल्का सा यूज कर लेता हूँ। चलिए, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, तो ये चीज यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा। मुद्दे की बात करते हैं, तो ये आपका डिफॉल्ट बेल के संबंध में बातचीत करता है, क्लियर। इसके बाद यहाँ पर आगे कुछ भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जो आपको बहुत परेशान करे, इस नए एक्ट में भी जो है तो मैं देख लिया, दो स्पष्टीकरण यहाँ पे कहता है। पहला स्पष्टीकरण तो मैंने बता ही दिया कि जमानत उसको दिया जा सकता है, ठीक है ना, जब उसको जमानत मांगेगा, जमानत देगा तो ही उसको अभिरक्षा से निरुद्ध, तब तक उसको जेल में रखा जाएगा, जमानत मांगेगा तो मिलेगा, अपनी जमानत न्यायालय नहीं देगा। दूसरा स्पष्टीकरण कहता है कि यदि प्रश्न उठता है क्या कोई अभियुक्त व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जैसा कि उपधारा 4 के अधीन अपेक्षित है,
तो अभियुक्त व्यक्ति की पेशी को यथास्थिति निरोध प्राधिकृत करने वाले आदेश उस पर हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त की समर्थ, और ठीक है, मतलब एक बताया गया है कि वो वही ऑडियो वीडियो माध्यम से भी उसको आप दिखा सकते हो, चलेगा, ठीक है ना। 18 वर्ष से कम आयु की महिला की कोई दशा है तो वहां पे उसको ऑब्जर्वेशन होम में रखेंगे या मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था में रखेंगे, मतलब उसको थोड़ा अलग रखेंगे, इनको सामान्यतः जो है तो कैदियों के साथ उसको नहीं मिलाएंगे, प्रक्रिया यहाँ पर बोला गया है। तो ये चीज यहाँ पे कहता है। और किसी व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा के अधीन पुलिस थाने से या न्यायिक अभिरक्षा के अधीन कारागार, तो पता थोड़ा यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया, पुलिस अभिरक्षा मतलब कि पुलिस कस्टडी जो मैंने आपको बताता हूँ, और न्यायिक अभिरक्षा मतलब कि जो केंद्र मतलब केंद्र राज्य सरकार ने जिसको कारावास घोषित किया है, तो सामान्यतः वो जिला जेल होती है, तो जिला जेल में न्यायिक अभिरक्षा के दौरान रखते हैं। और सामान्यतः पुलिस रिमांड में, पुलिस मतलब पुलिस अपने जो थाने के अंदर जो जेल बनी रहती है वहां पर पुलिस कस्टडी में जो व्यक्ति को रखा जाता है, ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका पर्टिकुलर क्लॉज यहाँ पे कहता है। क्लॉज 6 भी मैंने आपको बता दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बाकी कुछ भी दिक्कत नहीं है। क्लॉज 7 भी वही कारण लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आते हैं। फिर क्लास 8 वही है कि कोई आदेश देता है तो उसकी प्रति सीजीएम को भेजेगा, ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो ये आपका जो पुलिस रिमांड, जुडिशियल रिमांड, जो डिफॉल्ट बेल और ये सभी बातें यहाँ पे हमने देख लिया। अब आते हैं समन मामलों में इन्वेस्टिगेशन रोकना। चलिए समन मामलों में इन्वेस्टिगेशन रोकते हैं। तो देखिए समन मामला आप सभी को पता है, समन मामला क्या होता है, ऐसा मामला जिसमें 2 वर्ष या उससे कम की सजा का प्रावधान किया गया, समन मामला है। तो पहली बात तो कोई मामला कैसा है, समन मामला, ठीक है ना। कैसा मामला है, समन मामला, समन मामला है, समन मामला है। प्लस उसमें अन्वेषण कितने समय हो गया, 6 महीने, 6 माह या अधिक समय तक उसमें जो है तो मामले में इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण हो चुका है, अन्वेषण हो चुका है। और साथ में अभियुक्त जो है उस मामले में क्या हो चुका है, गिरफ्तार हो चुका है, अभियुक्त गिरफ्तार, ठीक है। तो ये 3 इसके एसेंशियल हैं। तो समन मामला है, 6 महीने या अधिक का इन्वेस्टिगेशन वहां पे हो चुका है और उस मामले में अभियुक्त जो है गिरफ्तार हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में मजिस्ट्रेट को यदि आवेदन किया जाता है कि साहब ये पुलिस वाले बेवजह परेशान कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के नाम पे, तो फिर मजिस्ट्रेट भी कौन सा, तो मजिस्ट्रेट अपराध में आगे अन्वेषण रोकने का आदेश देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट, अब यहाँ पे ये नहीं लिखा है तो यहाँ पे देखो विचारणे किसी मामले, तो सामान्यतः जनरली वो विचारण करने वाला ही मजिस्ट्रेट होता है, ऐसा लिखा नहीं है। तो वहां पे उस मामले में इन्वेस्टिगेशन रोकने का आदेश देगा। तो समन मामले में मजिस्ट्रेट यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन रोकने का आदेश दे सकता है। एक प्रश्न आपके दिमाग में ये भी आएगा, सर वारंट मामला है तो क्या होगा। तो वारंट मामला है और उस मामले में इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले किए जा रहे हैं, जो परेशान किए जा रहे हैं, तो आप बीएनएसएस की सेक्शन 528 का आवेदन लगा सकते हो। उसको बोलते हैं अंतर्निहित शक्ति। क्या बोलते हैं, अंतर्निहित शक्ति। तो आप 528 का आवेदन लगा करके वारंट मामले में भी अन्वेषण को रुकवा सकते हैं। तो चाहो तो यही लिख लेना, ठीक है ना। इसको अंतर्निहित शक्ति बोलते हैं। तो आपका 528 है ना, 528 वो चेक कर लेना। वैसे जहां तक मुझे याद है अंतर्निहित शक्ति वाली धारा 528 है। और हम ही चेक कर लेते हैं, टेंशन नहीं है। पाँच 528 ही तो है, मैंने सही बोला। चलिए तो 528, तो ये आपका सेक्शन 187 जो 3-4 प्रमुख बातों के बारे में बातचीत करता है, ये मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलिए।